छोटे रूप में बम्बई को हमने यहाँ लिया है। ब्रेक वेक बताओ ना भैया इनको, ब्रेक बताओ ना कहाँ से लगेगा। कोरोना काल ने मेरे को सब मालूम है, ब्रेक चला है ना, साथ में को पायलट भी तो है। को पायलट तो आप टिकट कैसा फाइनल हो रही है आपकी? देखिए, मैं बोलने के पहले खांसी आ गई आपको। अपना मुकुट हमको कुछ समय के लिए देते हैं कि आप काम कर सक रहे हो कि नहीं कर सक रहे हो। अगर नहीं कर सक रहे तो मुकुट ले लेती है, कर सक रहे हो तो फिर से मजबूती से पहना देती है। वो पायलटों में लड़ाई हो गई तो कोई लीवर इधर खींच दिया, कोई लीवर इधर खींच दिया, पता चला लीवर ही उखड़ गया। खिसियानी बिल्ली खम्बन होची। फूड जोन तो है यहाँ पर, बच्चों के किट्स भी बहुत है, सेल्फी जोन है, और अभी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ महतारी की बहुत बड़ी एक प्रतिभा लगने वाली है। हवाई जहाज भर नहीं चलाए, बाकी देखिए नाव चला रहा हूँ। आप नाव में कहीं सुराख हो गया तो यहीं चल देंगे नीचे। इसके चक्का उठाऊंगा तो आप उतर जाओगे। और वैसे मैं कोई बुजुर्ग नहीं हूँ, मैं भी 60 साल का हूँ अभी। आपको आती तैराकी? बिल्कुल आती है। अभी लेंगे क्या परीक्षा? नहीं, यहाँ मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। मैं इतना बड़ा आपके साथ तो नहीं ले सकता। मैं बिल्कुल तैयार हूँ तैराकी के, कोई डर नहीं लगता मेरे को। देखिए, सत्ता के शिखर पर अगर आपको जाना है तो बहुत सारे रिस्क लेने पड़ते हैं, और ऐसे एक रिस्की वातावरण में हम लोग खड़े हैं। हालांकि लाइफ जैकेट नहीं है हमारे पास में, और ये रिस्की वातावरण ये है ठगड़ा नहर जो यहाँ दुर्ग का है। पानी काफ़ी भरा हुआ है, कई फीट गहरा पानी है, और रिस्क हम भी ले रहे हैं और यहाँ की जो जनता है वो भी ले रही है, और यहाँ के जो विधायक साहब हैं वो भी आज ड्राइविंग सीट में बैठे हुए हैं। कैसे हैं भैया? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आज आप ड्राइविंग सीट में बैठे हैं, कहाँ कहाँ घुमाएंगे? पब्लिक को घुमाने निकले लगता है। बिल्कुल घुमाने निकला हूँ, और पूरा मैं घुमाऊंगा, 1-2 चक्कर लगाऊंगा सबको। अच्छा जी, और बहुत अच्छा ये बना है हमारे दुर्ग का। दुर्ग भिलाई वासियों की काफ़ी लंबे समय से ये मांग थी कि यहाँ पर एक पर्यटन का केंद्र बनाया जाए, मनोरंजन का केंद्र बनाया जाए। वो मांग अब पूरी हुई है। हम लोग लगातार इसके लिए प्रयासरत रहे। मुख्यमंत्री जी से कहा कि दुर्ग भिलाई में ऐसा कोई पर्यटन स्थल नहीं है जहाँ पर लोग जाकर समय व्यतीत कर सके, बैठ सके और अपने मन को शांत रख सके। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या करना चाहिए। हमने कहा कि ठगड़ा बांध है वहाँ पर, और बहुत प्राचीन बांध है। वहाँ पर अगर आप राशि देते हैं तो एक बहुत सुंदर केंद्र बन जाएगा। और उन्होंने हमारी बात को सहर्ष स्वीकार किया, और लगभग 16 करोड़ से अधिक की राशि उन्होंने तत्काल स्वीकृति दी, जिसके बाद आप देख रहे हैं कितना सुंदर दृश्य यहाँ दिखलाई दे रहा है। हमको ऐसा नहीं लगता कि हम दुर्ग में बैठे हैं, ऐसा लगता है दुर्ग से बाहर हैं, लेकिन तो दुर्ग है। दुर्ग है। दुर्ग को हमने ये मान के चलिए छोटे रूप में बम्बई को हमने यहाँ लिया है। होगा समुद्र जैसे कि पानी गहरा है जी, तो राजनीतिक पानी भी बहुत गहरा होता है। अब उसकी अंतहीन गहराई में अब राजनेता को यह समझना होता है कि अगर इसके ऊपर चलना है तो सरफेस अच्छी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए नाव अच्छी रहेगी तब हम आप लोग ऐसे बैठ के इंटरव्यू कर पाएंगे। नाव में कहीं सुराख हो गया तो यहीं चल देंगे नीचे। इसकी गहराई को बताया तो नाव अच्छी होनी चाहिए, साथ में चालक भी अच्छा होना चाहिए, और तैराकी भी तैराकी भी उसको आना चाहिए। आपको आती तैराकी? बिल्कुल आती है। अभी लेंगे क्या परीक्षा? नहीं, यहाँ मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। मैं इतना बड़ा आपके साथ तो नहीं ले सकता। मैं बिल्कुल तैयार हूँ तैराकी के, कोई डर नहीं लगता मेरे को। ठंडा करते थे और खुद भी जाके नहा के आ जाते थे। तो शिवनाथ नदी में मतलब श्याम डीमर को बताना पड़ेगा कि अब कोई डूबेगा तो अरुण वोरा जी को भी बुला लो आप अपने वो साथ। तो बहुत सक्षम है, वो तो बिल्कुल, उतना तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी इतना तैर सकता हूँ कि जो कोई डूबने की अगर कोशिश होगी तो मैं निकल सकता हूँ। लेकिन वो लोग बहुत लोगों को बचाते हैं, लेकिन उनका कुछ होता नहीं है। महान लोग हैं और उनका मैं हमेशा सम्मान करता हूं, और जिलाधीश से भी मैंने कहा है, शासन प्रशासन से, इस बार हम उनको ज़रूर सम्मानित करेंगे। और जो मेहनत करते हैं, जो कार्य वह करते हैं, वो बहुत ही अनुकरणीय कार्य है, उसकी तो मैं शब्दों में प्रशंसा नहीं कर सकता। अच्छा, टिकट के बारे में बात कर लेते हैं। टिकट कैसा है, फाइनल हो रही है आपकी? देखिए, मैं बोलने के पहले खांसी आ गई आपको? विक्स लीजिए। ले लेना। तो जो खांसी तो आती रहेगी, है, सब ठीक हो जाती है। अभी हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हम लोग हमेशा, देखिए, मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ तिवारी जी
कि मैं तो 6 चुनाव लड़ चुका हूं और मतदाताओं का ज़बरदस्त आशीर्वाद मिला है। मैं सफल रहा हूं तब भी, असफल रहा हूं तब भी। मतदाताओं ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा। इतना लंबा साथ बीत जाने के बाद मैं मतदाताओं को भगवान के स्वरूप मानने लग गया हूं। अब दिल से मानता हूं, ऐसा नहीं है कि राजनीतिक रूप से मैं कहता हूं, मैं दिल से मानता हूं। और मैं जिस दिन से निर्वाचित होता हूं उसी दिन से मैं ये भूल जाता हूं कि मैं विधायक के रूप में निर्वाचित। शहर में ना 2 तरह की चर्चा है, जैसे कि कोई जो जितने भी लोगों से अपन बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अरुण वोरा बहुत शालीन व्यक्ति हैं, उनके जैसा सभ्य व्यक्ति बहुत कम देखने को मिलता है, उनका परिवार शालीन है, लेकिन काम के नाम पे बोलते हैं कि काम कुछ कराते नहीं हैं। सड़क भी वैसी चौपट पड़ी हुई है और भी कुछ, मतलब जो जनहित के मुद्दे हैं उनके लिए अरुण वोरा जी जिस सक्रियता से उनको थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहिए। सज्जनता, सरलता, शालीनता अपनी जगह है। ये तो हमारे संस्कार है, हमारे पिताश्री के संस्कार है। हम लगभग सभी पदों पर रहकर उन्होंने कार्य किया। आज उनका अपना एक नाम है। और मेरे बारे में जो कहते हैं ये क्या है, अब कह रहे हैं तो कुछ न कुछ तो बात होगी। वो बराबरी, मैं तो ये कहता हूँ कहो मत, बराबरी करो। नहीं, जनता अगर कहेगी तो उसको कैसे बराबरी करने के लिए मैं एक बात बताऊं, जनता कभी नहीं कहती। दुर्ग की जनता कहती है, हमसे बातचीत होती है। जनता नहीं कहती, और जनता इसलिए नहीं कहती कि वो जानती है कि हमको एक ऐसा नेता चाहिए, एक ऐसा सेवक चाहिए जो हमारी भावनाओं का सम्मान कर सके, ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे कि हमको ऐसा लगे कि जिसको चुनकर हमने भेजा है वह हमारी भावनाओं के अनुरूप नहीं है। आज आप देखिए, हम विपक्ष में थे तब भी कार्य कराते थे, आज तो हमारी सरकार है। मैं विधानसभा में बराबर कहा करता था मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, उस समय रमन सिंह जी थे, तो आप राजनांदगांव रायपुर का विकास कर रहे हैं, तो भूपेश बघेल जी ने मुझसे कहा कि आप चिंता मत करिए, हमारी सरकार आने वाली है और आप जितनी राशि बोलेंगे हम उतनी राशि देंगे। आज लगभग आप अगर गिनने बैठेंगे ना 600 करोड़ से ज़्यादा की राशि हमको प्राप्त हुई है दुर्ग में विभिन्न विभागों के अंतर्गत। 100 करोड़ तो हमने दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में दिला। ये मैं कोई ऐसे फाल्स आंकड़े नहीं बोल रहा हूँ, इसका हिसाब है और इसका हिसाब लगाया जा सकता है। और मैं बता भी दूंगा आपको सिलसिलेवार, अगर आप सुनना चाहेंगे। 600 करोड़ सुनने में थोड़ा समय लगेगा। सड़कें कितनी चकाचक हो गई आप देखिए, नेहरू नगर से मिनी माता चौक तक 64 करोड़, 12 करोड़ की लाइट व्यवस्था। ये ठगड़ा बांध जो लगभग 16 करोड़ की लागत से बनाया गया है। शिवनाथ नदी पर लक्ष्मण झूला, अभी आपको 2 महीने के बाद उस पर कार्य नजर आएगा। सारे कार्य हो गए हैं, 30 करोड़ की लागत से वो हुआ है। इस बार मान लीजिए सरकार पलट गई तो? सरकार पलट ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो बात हम कहते हैं ना, भूपेश से तो भरोसा है, भरोसा बरकरार है, भरोसे की सरकार है। तो लोगों का बहुत विश्वास है कांग्रेस के ऊपर, और वो जानते हैं कि 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को उन्होंने देख लिया है और भूपेश बघेल जी के भी कार्यकाल को उन्होंने देखा है। थोड़ा घुमाइए, थोड़ा आपके उसके ड्राइविंग टेस्ट को भी ले लेते हैं थोड़ा सा, कैसे घूमती है थोड़ी घुमाई। ले घुमा रहा हूँ, देखिए आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं मेरे साथ? मज़ा आ रहा है, हमें बहुत मज़ा आ रहा है आपकी बातें सुनने में। लेकिन हाँ, क्या आप क्या लेकिन क्या ये पूछ रहे हैं कि मतलब जैसे करोड़ों की बात होती है, तो करोड़ों रुपए की जब इतनी सारी चीजें बदल चुकी हैं तो ऐसा लगता है कि करोड़ों में तो ये जोहानसबर्ग टाइप का स्थिति हो जाना चाहिए। करोड़ों का मैं आप मतलब समझिए, कोरोना काल में ब्रेक वेक बताओ ना भैया इनको, ब्रेक बताओ ना कहाँ से लगेगा। कोरोना काल में मेरे को सब मालूम है, ब्रेक चला है साथ में, को पायलट भी तो है। कार्यकर्ता मेरी ताकत, मतदाता मेरे भगवान और सेवा करना मेरा धर्म है। ऐसा मैं राजनीतिक भाषा में नहीं बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। लोग मन की बात करते हैं, मैं दिल की बात करता हूँ। वो पार्टियों में लड़ाई हो गई तो कोई लीवर इधर खींच दिया, कोई लीवर इधर खींच दिया, पता चला लीवर ही उखड़ गया। क्योंकि उसमें सवार हमारे मतदाता भी हैं। अगर कोई ऐसा वैसा करेगा, जैसे देखिए ऐसा है, किसी ने घुमाया तो मैं तो घुमाऊंगा तो स्टीयरिंग मतदाता जानते हैं कि अरुण वोरा ठीक ही घुमा रहा है। कोई गड़बड़ सड़बड़ करेगा तो उसको जनता उतार भी देती है। अच्छा, बाइक वगैरह चलाए हैं पहले? मैं साइकिल चलाया, सबसे पहले तो मैंने साइकिल चलाई, साइकिल के बाद मैंने लूना चलाई, स्कूटर चलाई, कार चलाई, हवाई जहाज भर नहीं चलाए, बाकी देखिए नाव चला रहा हूँ आप। वो भी कभी बचपने में करते थे हम लोग, जवानी में। इसका उठा लेंगे? इसका चक्का उठता नहीं है इसका चक्का उठाऊंगा तो आप उतर जाओगे पीछे वाले इसीलिए तो मतलब जो योजनाओं का बखान है वो इतना मत ऐसे उठा दिया जाए कि कोई पीछे की जनता जो है वो नीचे गिर जाए, उसका पता भी नहीं चले। नहीं, कैसा क्या बोले फिर से बोले? योजनाओं में जो करोड़ों रुपए का जो एक दिखाया जाता है, नैरेटिव बनाया जाता है कि ये इतने करोड़, ये इतने करोड़, इतना पैसा,
आज है ना, गरीबी है, आज भी ऐसा है, अशिक्षा है, लोगों में आज भी भुखमरी की स्थिति है। कई सालों से तस्वीरें नहीं बदली हैं, सड़क वैसा ही है, देखिए पानी आज भी नलों में नहीं आता है। मैं बोल रहा हूँ ये कुछ ऐसे तत्व है जो विकास नहीं चाहते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी है और कुछ ऐसे हो सकते हैं लोग, मतदाता नहीं हो सकते, ये किसी पार्टी के लोग हो सकते हैं जो इस बात को प्रचारित करते हैं कि खुद तो किए नहीं, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, और जो कर रहा है उसको करने भी नहीं देना है। लेकिन हम किसी की परवाह नहीं करते, हम केवल मतदाताओं की परवाह करते हैं और कार्य पे विश्वास करते हैं, क्योंकि कार्य के बल पर ही हम लोग और विश्वास के बल पर ही हम लोग सेवा के लिए यहाँ तो पर। भैया इसका हार्न बजता है? हार्न नहीं बज रहा है ना? तो जैसे अब यहाँ ट्रैफिक तो ट्रैफिक देखिए ना, ट्रैफिक वो पूरा नाव है, तो बताना तो पड़ेगा, आपका हॉर्न नहीं बज रहा है भाई, इसको सुधरवाइए आप। 8-10 नावें घूम रही हैं वहाँ पे, तो ट्रैफिक तो है। अब यहाँ पर तो खैर बहुत कम ट्रैफिक है, तो ये हॉर्न तो आपको बहुत कम, ये बज भी नहीं रहा है, हालांकि लगा है उसमें। अब जैसे आपको राजनीतिक जो सफ़र है उसमें जैसे गाड़ी है, जो राजनीतिक गाड़ी है, उसके लिए जब हॉर्न बजाना पड़ता है तो कहाँ कहाँ पर ऐसा लगता है कि हॉर्न अब ज़रूरत है कि अब स्टीयरिंग से काम नहीं चलेगा, ब्रेक से काम नहीं चलेगा, अब हॉर्न बजाना ही पड़ेगा। देखिए ऐसे अवसर तो बहुत कम आते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल था और वो मतदाताओं की भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रही थी, तब हमको हार्न बजाना पड़ता था। हार्न ही नहीं, नगाड़ा बजाना पड़ता था उनको उठाने के लिए। 15 साल तक, 5 साल हमने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हार्न बजाए। उससे भी जब उनकी नींद नहीं खुली तो हमने नगाड़े बजाने चालू किए, फिर लगातार 10 वर्षों तक नगाड़े बजाए, जिसका परिणाम आपको टिकट मिलने से बहुत लोगों को जलन हो रही है। अभी जो हम लोग बाहर मिलते हैं ना, तो बहुत सारे लोग बात करते हैं, अरुण वोरा जी मतलब इस बार नहीं, इस बार लड़े तो हम तो हराने में पूरा काम करेंगे। अरे ऐसा क्यों सोचते हैं भाई? अरे तो सेवा करें ना, आके देखे कितना मजा आता है। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन बोलते तो हैं। देखिए हर को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। आप भी बहुत बड़े पत्रकार हैं और पत्रकार भी हर एक को संतुष्ट नहीं रख सकता। आप मेरे खिलाफ अगर मान लो कुछ प्रकाशित करेंगे तो मेरे मन में आपके प्रति कुछ आगे, लेकिन आपकी वो भावना नहीं है खिलाफ, या हमारा काम है बातें रखना, सवाल करना। नहीं, मतलब खिलाफ या जो भी है वो अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ तिवारी जी महाराज। अगर किसी समाज नेता और क्या कोई खिलाफत में समाचार पत्रों में बोलता है तभी तो उसको पता चलता है, तब पता चलता है तो वो उसके मतलब खिलाफत करने से, थोड़ा चला दीजिए, खिलाफत करने से कुछ नहीं होता। आदमी को अपने काम करते रहना चाहिए। देखिए मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, 54 वर्ष तक इस क्षेत्र का नेतृत्व मोतीलाल वोरा जी ने किया। एक साधारण इंसान से उन्होंने अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की। पत्रकार, जैसा आप पत्रकार हैं, वो भी पत्रकार थे, नव भारत पेपर के, सवेरा संकेत के, नव भारत टाइम्स के और बड़े बड़े अखबारों के उस समय उसके वो संवाददाता रहे हैं। और उन्होंने जो पत्रकारिता से अपना जीवन प्रारंभ किया, उसके बाद पार्षद बने, विधायक बने, उसके बाद तो जितने पदों पर पहुँचे वो बहुत ईमानदारी से, मेहनत से और बिना किसी की परवाह किए कि भाई मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं अपने पार्टी के प्रति, अपने नेता के प्रति निष्ठावान हूँ, अपने मतदाताओं के प्रति निष्ठावान हूँ, तो मुझे कोई डर नहीं लगता। तो वही संस्कार, वही परंपरा मेरे मन में भी है। विरोध तो करेंगे ही लोग बाग, विरोध करने वालों को काम है करना, हमारा काम है अच्छा काम करना। इस वार्ड के वार्ड पार्षद हैं राजेश भैया। हाँ जी, जैसे कई वार्ड पार्षद हैं, आप तो बहुत समय से जुड़े हुए हैं और कट्टर समर्थक माने जाते हैं अरुण वोरा जी के। बिल्कुल है। तो पहले आप ये बता दीजिए कि ये जो आपका एरिया अभी डेवलप दिख रहा है, क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं क्या पिछले 20 साल से लगातार नगर निगम की परिषद में पहुंचता रहा और मेरी शुरू से एक सोच और सपना रहा कि मैं ठगड़ाबाद में, क्योंकि हम लोग का वार्ड और निवास सब कुछ यहीं था, तो मेरा सोच ये था कि मैं एक इसको बहुत अच्छा दार्शनिक स्थल बनाऊं, पर्यटन स्थल बनाऊं, पिकनिक के लोगों के लिए काम आए, क्योंकि जब भी बाहर से कोई गेस्ट आता है किसी के यहाँ तो कहाँ जाए करके, तो मेरी एक सोच थी। तो लगातार 15 साल तो भाजपा का कार्यकाल रहा, हमारी परिषद ही भाजपा की महापौर रही। अब इस बार ऐसा हुआ कि हमारे शहर के विधायक, वो भी सक्रिय विधायक अरुण वोरा जी आए, महापौर आया कांग्रेस का, हम आए कांग्रेस के, तो एक जैसी परिषद आने के बाद हमने विधायक जी को इस बात को चर्चा की कि हमको क्यों ना इस ठगड़ा बांध को सजाया जाए, संजोया जाए और सौंदर्यीकरण कराया जाए। तो भैया इस बात से मेरी सहमत हुई, किंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि लगभग 310 परिवार यहाँ पर आवास था जो पिछले 40 साल से था। अब उनको हटाना तो एक बहुत बड़ा गंभीर समस्या थी, जिसको हम लोगों ने उनको मना के जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 1000 पब्लिक को आवास योजना में भेजा। उसके बाद इस लगातार 3 वर्षों तक इसका काम कराते रहे, पैसे की कहीं कोई कमी नहीं आई। हमने लगातार इसके ऊपर भैया के द्वारा लगातार इसको मॉनिटरिंग करती गई और आज ये स्थिति हो गई कि छत्तीसगढ़ में
मैंने अभी अपन यहाँ बैठे हैं तो ऐसा लगता है कि हम कहीं और हैं, क्योंकि चारों तरफ आप घूम के ऐसा कहीं नज़र नहीं आ रहा कि हम दुर्ग शहर में बैठे हैं। और लगातार स्मार्ट सिटी की बात होती है, तो भैया की लगातार सोच रही कि हम भी अपने शहर में भले धीरे हो चाहे जैसा भी हो, हम ऐसा कोई ना कोई पहल प्रारंभ करें। क्या क्या बना है यहाँ पर, क्या क्या बना है यहाँ पर? अभी तो आप अपन नाव पे तो घूम ही रहे हैं, आने वाले समय में फूड जोन तो है यहाँ पर, बच्चों के किट्स भी बहुत है, सेल्फी जोन है, और अभी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ महतारी की बहुत बड़ी एक प्रतिभा लगने वाली है। तो सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि वो आए, एक बार जरूर देखें पद्मनाभपुर में जो ठगड़ा बांध यहाँ लगभग जो 1870 में माने जो यहाँ पर बनाया गया था, और पिछले कई वर्षों से जो अछूता पड़ा हुआ था, आज ये स्थिति है कि आज भी जो आज प्रारंभ किया गया इसको हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा लगातार उनको हमने इसके बारे में जानकारी दी, और उन्होंने कुछ दिन पहले ही सीएम साहब ने वहाँ से वर्चुअल इसका लोकार्पण भी किया, और उसके बाद में आज जो है इसको पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। अब हर मतदाता, हर जनता, हर बच्चे, हर परिवार यहाँ आके इसका आनंद उठाए। चंद्रयान बनेगा कह रहे हैं भैया जी। चंद्रयान अभी तो मोदी जी का कॉन्सेप्ट है, पसंद आते हैं मोदी जी आपको? देखिए, इसमें चंद्रयान तो सबका है भाई, देशवासियों का है, उसमें प्रधानमंत्री वाली बात नहीं है ना, उसमें पसंद नापसंद की बात नहीं कहता मैं तो कार्यकाल में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। इंदिरा गांधी जी के ज़माने में भी था, चंद्रमा पे कौन पहुंचा? इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में तो पहुंचा। सब प्रधानमंत्री अपने अपने स्तर पर आते हैं, काम करते हैं, लेकिन सफल मिशन की बात हो रही। इंदिरा गांधी जी ने जो कार्य किया, राजीव गांधी जी ने जो कार्य किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कार्य किया, उसको भुलाया नहीं जाता। बाकी प्रधानमंत्री तो उनके जो आधारशिला रखी है उस पर कार्य कर रहे हैं। तो चंद्रयान पूरे देशवासियों का है, देशवासियों का गौरव है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे मुखिया प्रदेश के भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने इतना सुंदर पर्यटन केंद्र। आपके वोटर आपको टाटा बाय बाय कर रहे हैं? टाटा बाय बाय कर रहे हैं। देखिए आप, हमारी मिसेज भी आई है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उतरेंगे और हम बैठेंगे। इस मिशन में सफल लैंडिंग हो जाती है, वैसे अरुण वोरा जी और हमारी भी सेफ लैंडिंग हो गई। वोरा जी है जैसे अभी आप डर तो नहीं लगा मेरे साथ? नहीं, हमको डर नहीं लगा आपके साथ। मैं कैसे चलाया उसको? गाड़ी आप अच्छी चलाएं, अच्छी चलाएं, नाव अच्छी चलाएं। वैसे मेरी गाड़ी दुर्गवासी चला रहे हैं। को पायलट लेकर चल रहे थे। को पायलट सुरक्षा के लिए रखना पड़ता है ताकि किसी को हानि ना हो, तो उससे सुरक्षा में ध्यान में रखकर, बाकी चला तो मैं ही रहा था। जैसे पानी ऊपर अच्छा दिखता है, जब तक हम ऊपर रहते हैं, सरफेस पे तैरते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, माहौल भी अच्छा लगता है। लेकिन एक मिनट ऐसा आ जाता है कि अगर कोई हादसा हो जाए या बोर्ड में कोई सुराख हो जाए या कुछ और दुर्घटना हो जाए, तो वही पानी जानलेवा बन जाता है। और इसी पानी में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं जो जोक की तरह पकड़ लेते हैं, और वो छोड़ते नहीं खून पिए बिना। तो ऐसा राजनीति में भी होता है। हाँ, वह उसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है। मैं आपको किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, आपको सावधानी, सतर्कता, सजगता रखनी पड़ेगी। जैसा कि आपने कहा कि जीव जंतु ना खा जाएं, आपने कहा कि वैसा राजनीति में भी होता है। राजनीति में लोग पैर खींचने का काम करते हैं, आप पैर ही मत दो ना। अरे भाई, लोग पैर तो जब खींचेंगे जब आप अपने पैर को खुला छोड़ दोगे, और खुला ही नहीं छोड़ोगे तो कहाँ से खींचेंगे? अगर हमेशा वोट नहीं मिलेगी ना, कभी तो जमीन पर रहना पड़ेगा। वो चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, राजनीति की बात कर रहा हूँ। राजनीति में ही बोल रहा हूँ कि हमेशा आपको सिंहासन नहीं मिलेगा, कभी नीचे भी रहना पड़ेगा कार्यकर्ता बनकर। सिंहासन तो असली तो जनता ही होती है। सिंहासन हमको तो सेवा का अवसर देती है। सिंहासन, मुकुट तो हमारे क्षेत्र के मतदाता ही होते हैं, जो अपना मुकुट हमको कुछ समय के लिए देते हैं कि आप काम कर सक रहे हो कि नहीं कर सक रहे हो। अगर नहीं कर सक रहे तो मुकुट ले लेती है, कर सक रहे हो तो फिर से मजबूती से पहना देती है। कि अरुण वोरा जी का जो ग्रेस है वो उस लेवल पे उस समय जब था, आज वैसी स्थितियाँ हैं? आज बल्कि बढ़ गया है। वो थे, बहुत काम करते थे। आज उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके संस्कार, उनकी शालीनता, उनका सेवा भाव ही उनके पुत्र को काम आ रहा है। और जो मेरे को काम आ रहा है, मैं उसको बहुत ही निर्भीकता से पूरा करता हूँ। मैं कभी भी ये कोशिश नहीं करता कि मेरे कारण, आज यद्यपि मेरे पिता इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके किए गए कार्य हैं, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जो सेवा की है, उस सेवा को
कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। गांधी परिवार के वे बहुत ही अभिन्न पारिवारिक सदस्य थे। मैंने अभी सोनिया गांधी जी से, प्रियंका जी से, राहुल जी से मुलाकात की। उन्होंने वोरा जी का स्मरण करते हुए कहा कि वोरा जी ने जो कार्य किया है वो सही मायने में कांग्रेसमैन थे, और जो कार्य उन्होंने किया है जिसे हम कभी भी भुला नहीं सकेंगे। ये बोलना ये हमारे परिवार की उपलब्धि है। एक राजनीति में चाहे किसी भी क्रिकेट के खेल से ले लेते हैं अपन, जैसे कि एक समय रवि शास्त्री जी खेलते थे। अब वो ऐसा था कि एक ओवर में अगर उनको 4 रन चाहिए रहता था तो कई बार वो 4 बॉल को तो ऐसे ऐसे करके खेलते थे और लास्ट में सस्पेंस बना बैठते थे। उसके बाद भी भारतीय जो टीम है उनको कई बार मौका देती थी। और वैसे ही सचिन तेंदुलकर साहब थे, कई रिकॉर्ड्स बनाने के बाद भी वो बहुत दिनों के बाद में संन्यास लिए। आपके मन में कभी ऐसा लगता है कि कोई संन्यास वाली भावना आती है कि अब मुझे रुक जाना चाहिए, अब जो युवा पीढ़ी है या यंग जनरेशन है उसको मौका मिले? देखिए, मैं भी काफ़ी लंबे समय से ये पारी खेल रहा हूँ। मैं रन कम भी बनाए, ज़्यादा भी बनाए, लेकिन मैं हताश निराश नहीं हुआ, क्योंकि मतदाताओं का आशीर्वाद मेरे को साथ में रहा। और वैसे मैं कोई बुजुर्ग नहीं हूँ, मैं भी 60 साल का हूँ अभी। क्या होती है बुजुर्ग की बाउंड्री लाइन ये होती है कि आपकी इच्छा शक्ति खुद से कम हो जाए। अगर इच्छा शक्ति कम हो गई तो आप 24 साल के हो तब भी आप बुजुर्ग हो, और अगर आप 90 साल के हैं, 95 साल के हैं, अगर आपकी काम करने की इच्छा शक्ति है तो आप उस उम्र में भी बुजुर्ग नहीं होंगे। ये इसलिए बता रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी को क्या कहेंगे जो इस उम्र में, भले उनकी उम्र कैसे हो, दौड़ तो रहे हैं, विदेशों में दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी काम कर रही है। मैं अपने पिताश्री का उदाहरण देता हूँ। 92 साल की उम्र में भी वो उसी तरीके से सक्रिय थे जैसे कि अपने शुरुआती दौर में थे। हमको कभी ऐसा नहीं लगा कि वो 92 साल के हो गए। हमको तो ऐसा लगा कि हमारे बाबूजी आज भी जवान हैं। वो मोदी जी जवान लगते हैं कि नहीं हैं? मोदी जी जवान लगते आप हैं। मोदी जी से कितने प्रभावित हैं? ये प्रभावित नहीं हूँ, मेरा काम है सवाल करना। आपको क्या लगता है? जैसे आपने राहुल गांधी जी के बारे में बताया, माननीय वोरा जी के बारे में बताया, तो आप मोतीलाल उनको भी देखते होंगे, मोदी जी को भी देखते होंगे अपने उससे, देखिए न्यूज़ से देखते होंगे। विदेशों में दौड़ते हैं, देश के लिए करते हैं, कहीं कहीं फीते काटते हैं। सब अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से काम करते हैं, और सब अपने आप में सेटिस्फाइड रहते हैं। मतदाता कितने सेटिस्फाइड हैं, देशवासी कितने सेटिस्फाइड हैं, और प्रदेशवासी कितने सेटिस्फाइड हैं। जवान है या बूढ़े हैं ये नहीं बताएंगे आप? हैं? जवान है। राजनीति में 24 घंटा काम करने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता। मतलब मोदी जी जवान है? जवान है, जवान। ये बहुत अच्छी शख्सियत के धनी अरुण वोरा साहब। हमने बहुत सारे टॉर्चर लेवल के सवाल भी किए, कुछ अच्छी बातें भी की, और इन बातों के साथ साथ आपको इस जगह का थोड़ा नज़ारा भी दिखा देते हैं। ये ठगड़ा बांध है, और ये ठगड़ा बांध कहना चाहिए, ये पद्मनाभपुर इलाका है, और इस इलाके में ये ठगड़ा बांध काफ़ी बड़े जगह पे बना हुआ है। और यहाँ पानी जो है बहुत बड़े पैमाने पे पानी का एक वाटर स्टोरेज होता है, और इस जगह को अच्छी तरीके से डेवलप किया गया है। नावें अभी चलाई जा रही हैं, और उसके अलावा यहाँ खान पान की व्यवस्था के लिए चौपाटियाँ बनी हैं, और ये रेस्टोरेंट चलेगा बता रहे हैं। और इस कोने पे जो आप मेरे साथ, ये जो नाव आ रही है इस तरफ से, वहाँ लास्ट में कहीं चंद्रयान बनाया जाएगा। हालांकि इस जगह पे अभी कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी गई है। नावों का जो खर्चा है वो भी नॉमिनल है, और जो 10 रुपये है वो एंट्री फ़ीस रखा हुआ है। तो ये चर्चा परिचर्चा, ये नज़ारे, ये दृश्य आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के बारे में, हमारी बातचीत के बारे में आपकी कोई राय होगी, कमेंट बॉक्स आपका है, ज़रूर रखिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को ज़रूर आगे बढ़ा दीजिएगा, काफ़ी लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है शशिकांत तिवारी। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।